नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रामजी क्लासेस पर। मैं प्रवीण और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CDP बाल मनोविज्ञान। CDP सीटेट एग्जाम का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जहां से हर साल कॉन्सेप्ट बेस्ड और ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम इम्पोर्टेंट PYQ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और एग्जाम में कोई गलती ना हो। ये सेट सीटेट पेपर फर्स्ट और 2 दोनों के लिए यूजफुल होगा, स्पेशली जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिचित करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्ट चर्चा करता है? ऑप्शन ए है शारीरिक या गत्यात्मक या सामाजिक या संज्ञानात्मक। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक, यानी कि कॉग्निटिव। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमता की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिचित करते हैं, तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक स्पष्ट चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं विकास से होता है, जैसे कि शिशुअवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यह एक सतत विकास प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, यानी कि विकास सिर से पैर की ओर जाता है, या जटिल से सरल की ओर जाता है, या बाह्य से केंद्र की ओर जाता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर जाता है। इस विकास का यह सिद्धांत मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर्फ पैर, हाथ और पैर पर नियंत्रित हासिल करता है। पहले 2 महीने में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रित शिवालिवस्था का विकास होता है। अगले कुछ महीनों में अपनी बाहों का उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं और फिर पैर को उंगली पर नियंत्रण हासिल करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने व चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिक द्वितीय कारक है, यानी कि ऑप्शन है हमारे पास जनसंचार माध्यम या परिवार, विद्यालय और परिवार और विद्यालय, मुद्रित माध्यम और जनसंचार। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? वो है परिवार और विद्यालय, यानी कि सी ऑप्शन। देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार जो कि है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही बालक की सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, जो कि प्राथमिक तौर पर आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा नैतिक गुणों का ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक की चहुमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक भूमिका निर्वहन करता है, जिसे बालक ज्ञान की सक्रिय अधिगमकर्ता बन पाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है क्या? ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी असंतुलन, ऑप्शन सी संरक्षण या ऑप्शन डी विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो ऑप्शन डी वो, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाता है? असंतुलन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम असंतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न होता है। असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतःप्राज्ञिक चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। 0 से 2, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष कौन से हैं? संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 साल से 7 साल तक होती है। तीसरा है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। और एक अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, वो 7 से 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, संवेदीगामक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदीगामक अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। जैसे कि बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तु का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती है। वस्तु स्थायित्व लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव होता है इसमें। और 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आत्म केंद्रिता, काल्पनिक खेल, प्रत्यक्ष बोध का विकास होता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है। परीक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन, ये सारी क्रियाएं करने लगते हैं बालक। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से 15 वर्ष तक के बच्चों में स्थायित्व हो जाता है। अमूर्त तार्किक चिंतन, जो कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन है हमारे पास आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास, या यांत्रिक उद्देश्य अभिन्यास, या अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास, या कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास। तो ऑप्शन
डी हमारा आंसर हो जाएगा कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास। क्योंकि रमन की सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था अभिन्यास अवस्था में है। यह कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में लोक स्तर के अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। कोलबर्ग ने अपने विचार का आधार हिंज की संदेहास्पद किंकर्स विमूर्ता को बनाया है। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर तथा 6 सोपान कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर तथा 6 सोपान दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सामाजिक प्रतिकरण अधिगम योगदान, बच्चे दूसरों सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह सीख सकते हैं, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, या सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम प्रक्रिया में योगदान देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? कौन सी करती है? निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर जो कि है वो है सहभागी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम का समुन्नत करती है। यह एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्र को जोड़े या छोटे समूह में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषता, अनुभव और क्षमता को संयुक्त करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? ऑप्शन मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार और दंड इस्तेमाल, या व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना, या योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक यानी कि शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयोग किया जाता है। अतः बालक केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करता है और इसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन ए सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं, या एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं है, या जन्म से ही स्तर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ऑप्शन डी कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अभिकथन के आधार पर क्वेश्चन होते हैं जो कि अभिकथन और तर्क दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभिकथन है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है।
तर्क है, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें हमारा? ऑप्शन होगा हमारा इसमें सी। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। यह कथन सही है, लेकिन भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। यह तर्क गलत है, क्योंकि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भूमिका होती है तथा विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय संस्था है, इसलिए ए सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथनों को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन है जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण या जेंडर रूढ़िवादिता। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता ऐसे इस तरह के कथनों को बढ़ावा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए उन्हें बहुविध तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर। ऑप्शन सी उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर। या ऑप्शन डी उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण लेविंग व प्रतिकरण करके। तो ऑप्शन डी हमारे राइट आंसर हो जाएगा, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण लेबलिंग व प्रतिकरण करके। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिक भिन्नताओं को उनका बहुविध तरीके से नामीकरण व पृथक्करण करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे में नकारात्मक की स्थिति उत्पन्न होती है और वे स्वयं को हीन महसूस करने लगते हैं, जिससे कि उनका अधिगम प्रभावित होता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अनेक तरीकों द्वारा काम में शामिल होने का अवसर दे, अनेक तरीकों से उनकी समझ जानकारियां प्रस्तुत करे तथा अनेक गतिविधियां कराए, जिससे कि अर्थपूर्ण अधिगम प्राप्त कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, या अधिगम को अनुकूल बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, या ऑप्शन सी विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को सीढ़ी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों को चुनौतियों की पहचान करना। आकलन करने का मुख्य कारण अधिगम को अनुकूल बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना है, क्योंकि आकलन से विद्यार्थियों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है। पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थियों की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया को आकलन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किस कौशल का संवर्धन करेंगे? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी स्वयं चिंतन प्रतिबिंब, ऑप्शन सी
कंठस्थीकरण यानी कि उन्हें रट्टा मरवाएंगी, या ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकरण। तो इसमें होगा ऑप्शन बी स्वचिंतन या प्रतिबिंबन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो कि है आप अपने विद्यार्थियों से समालोचनात्मक चिंतन को समृद्ध कराना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप स्वयं चिंतन या प्रतिबिंबन कौशलों का संवर्धन चाहेंगी। स्वयं चिंतन करने से विद्यार्थी में अमूर्त तार्किक चिंतन एवं मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे उनकी सृजनशीलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और वे रचनात्मक कार्य करते हुए तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, यह उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ऑप्शन सी विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, या ऑप्शन डी बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चे के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन यह संकेत देता है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता एवं योग्यता अलग अलग होती है। अतः ऐसे बच्चे समावेशन के लिए उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार तथा उनको अनुकूल लगने वाली सामग्रियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए, जिससे कि वे सहज महसूस करें और कक्षा में समायोजित हो सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकलांगता व्यक्ति और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? ऑप्शन ए है चिकित्सीय या दानशीलता, सामाजिक या मानवीय अधिकार। ऑप्शन सी हो जाएगा सामाजिक। राइट आंसर। विकलांगता व्यक्ति और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है जिसका संबंध व्यवहारगत तथा पर्यावरणीय बाधाओं से है, जो व्यक्तियों को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक वर्ष 30 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। ऑप्शन बी अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। ऑप्शन सी कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? उनमें ऑप्शन ए है उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, या ऑप्शन बी अपने सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन सी यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है समाधान खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं।
मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करने की संभावना है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 1 से 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक उच्च सृजनात्मक क्षमता वाले होते हैं। यह अमूर्त एवं समालोचनात्मक चिंतन करते हैं तथा गणित विज्ञान जैसे कठिन विषयों के तुरंत समाधान खोजने के लिए सफल प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन ए है निम्नलिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तथा सुगम्य पहुंच। ऑप्शन बी विभिन्न संवेदों का उद्दीपन। ऑप्शन सी प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। व्याख्यान प्रावधान अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। एडीएचडी प्राय बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रहता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, लंबे समय से चल रही एक स्थिति जैसे ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का होना, भूलने की प्रवृत्ति और ध्यान में कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये कथन और तर्क। अभिकथन और तर्क। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए आर और ट्रू। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को संयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। संयोगात्मक अधिगम से बालकों में सीखने की प्रवृत्ति में बुद्धि होती है तथा विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दिया गया ज्ञान लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। अतः ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? व्यवहार अनुकूलन या सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम या पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा व्यवहार अनुकूलन। शिक्षण अधिगम की व्यवहार अनुकूल विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है, जबकि सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण या तीनों ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती हैं, क्योंकि तीनों विद्यार्थियों में बच्चे रचनात्मकता को विकसित करके तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों के किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, जिज्ञासा और अन्वेषण या कंठस्थीकरण यानी कि रटने वाली विधि। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिज्ञासा और अन्वेषण। विद्यार्थी जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, क्योंकि अन्वेषण विधि में छात्र सक्रिय होकर ज्ञान की खोज करता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया का परिणाम सकारात्मक प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? ऑप्शन ए है
अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतीकरण, प्रासंगिक सूचना पर केंद्रित होना। ऑप्शन बी इसमें आंसर हो जाएगा प्रकार्यात्मक स्थिरता। विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक। प्रकार्यात्मक स्थिरता विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है, क्योंकि जब किसी कोई नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रकार्यात्मक स्थिरता नए तरीके से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है, यानी कि रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। ऑप्शन ए वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, या विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को जब किसी कार्य के लिए अध्यापकों द्वारा प्रोत्साहित मिलता है तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी असहायता का सीखा हुआ भाव, या ऑप्शन सी गर्व या आशा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है असहायता का सीखा हुआ भाव। साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें असहायता का सीखा हुआ भाव का विकास करेगा। असहायता का सीखा हुआ भाव एक मनोवैज्ञानिक चरण जिसमें एक व्यक्ति कुछ कारकों के कारण उनकी स्थितियों से गुजरता है, जहाँ वह कार्य करने में असमर्थ होता है, या वह सोचता है और महसूस करता है कि वह किसी समस्या का कठिन परिस्थितियों से उबरने में असमर्थ है और इसलिए वह इन समस्याओं के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करना बंद कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। ऑप्शन ए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे। ऑप्शन सी ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे। ऑप्शन डी उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये, आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। इस चीज से हमें बचना चाहिए, क्योंकि किसी स्थिति को निष्क्रिय रूप से बार बार दोहराने में बच्चे में ज्ञान स्थायी नहीं हो पाता है। अतः उसके लिए आवश्यक है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बनकर तथ्यों को करके सीखें, जिससे कि वह उन्हें आसानी से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, या अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की एक प्रक्रिया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ या निराशा की भावना, या ऑप्शन सी विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए गए अनुदेशन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा है, जो कि निराशा की भावना। निराशा वह संवेग है जो अधिगम की दिशा में छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। निराशा अच्छी सफलता को उम्मीद करने का कोई कारण नहीं देती है, जिससे कि छात्रों का मनोबल घटता है तथा यह शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक उपागम को प्रभावित करती है, जिससे वे अधिगम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, या समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, या नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, या किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। गुण के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है आकांक्षा का स्तर, दुष्ट तथा उपलब्धि की आवश्यकता। बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन या दंड। तो दोस्तों ये थी हमारी सीडीपी की क्लास, जो कि 30 क्वेश्चन की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों ये मेरी पहली क्लास है यूट्यूब पर, इसलिए इसमें बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी मुझे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि मैं अच्छा बोलने का प्रयास करूंगा।